जोहार भारत। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। आज मैं हूँ इटखोरी में और इटखोरी में जेबीकेएसएस के प्रखंड विस्तार का कार्यक्रम बैठक चल रहा है। यहाँ पे आज हम मिलाएंगे आपको केंद्रीय महामंत्री सूरज दास से और जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है, किस तरह से सरगर्मी जेबीकेएसएस में तेज हो गई है। और एक बहुत बड़ी खबर मैंने कुछ देर पहले चलाया है और ये खबर मुझे सूरज दास से ही मिला है कि 18 तारीख को, आगामी 18 तारीख को टाइगर जयराम मातो का यहाँ शुभ आगमन होने वाला, माता भद्रकाली की धरती पे। सबसे पहले स्वागत है दादा, कैसे हैं? जोहार जोहार रविदा, अच्छे हैं। और आपके तमाम दर्शकों को एक बार फिर से जोहार। और बहुत कुछ है जो आपको आज बताना है। सबसे पहले दर्शक जेबीकेएसएस को चाहने वाले हैं कि टाइगर जयराम मातो यहाँ पहुंचने वाले, उसके बारे में पहले। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पार्टी का क्राइटेरिया था वो कहीं ना कहीं आज फुलफिल हो गया। हमारा चुनाव चिन्ह आ गया और चुनाव चिन्ह भी ऐसा मिला है जो पत्ता काटने का काम करेगा। तमाम पार्टियों का हमारा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। दूसरी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल आज रहा इटखोरी में कि हमें बस थोड़ी ही देर पहले एक जानकारी सूचना प्राप्त हुई हमारे अध्यक्ष महोदय से। उन्होंने अपने उपस्थिति इटखोरी माता भद्रकाली के प्रांगण में दर्ज कराने की बात की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे इटखोरी में भी आपके चाहने वाले हैं और आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं जल्द ही आपको समय दूंगा और आज वो समय हमको मिला। आगामी 18 सितंबर को, दिन बुधवार को, वो भद्रकाली के धरती पे उपस्थित होंगे और इटखोरी, मजूरहंड, गिधौर, पथलगड्डा, कन्हा चट्टी, तमाम चतरा के जितने भी लोग हैं उनकी बातों को सुन सकेंगे। और ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल होगा सभी यहाँ के आमजन के लिए कि बकायदे उनको सामने से देख पाएंगे। काहे कि बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी अभी जब से मैं ये पोस्ट किया हूँ, मैं उत्सुक हूँ देख के कि बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमरा पर्सनल भेंट करा दी हो, तो भैया हमरा से पर्सनल फोटो खिंचवाना है, तो उनको पर्सनल हमको देखना है, पर्सनल मिलना है। मैंने कि अभी तक हमको लगता है कि लगभग 20-50 लोगों ने ऐसा मैसेज किया कि खोरी वो आ रहे हैं तो उनके साथ हमको फोटो खिंचाना है, उनका बात को सुनना है। ये बहुत ही गर्व करने वाला क्षण होगा उस समय जब इटखोरी में उनकी आवाज दहाड़ेगी और पूरे तमाम एक एक जनमानस को वो झारखंडियत का जो परिचय देते आ रहे हैं। और इटखोरी की धरती पे वो पहली बार, खास करके इटखोरी और मजूरहंड जो हमारा दो प्रखंड पहले जो एक हुआ करता था, ये दो प्रखंडों के बीच में ये सभा होना है। और इटखोरी और मजूरहंड प्रखंड के तमाम जनता के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का वो 18 तारीख दिन होगा जिसमें हमारे टाइगर को सुनने का मौका मिलेगा सभी एक को। चीज आपने अभी बताया सुरेदा, उसी पे मेरा सवाल रहेगा कि आपने कहा कि जब से मैसेज डाला है तब से बहुत सारे फोटो खिंचवाने के लिए, उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि इटखोरी ही एक ऐसा जगह मुझे दिखता है जहाँ जेबी केसेस बहुत कमजोर नजर आता था, तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे अभी तक इटखोरी को जो लोग कमजोर समझ रहे हैं, इटखोरी में जेबी केसेस कमजोर है, इटखोरी में मजूरहंड में जेबी केसेस कमजोर है, मैं जो ऐसा सोच रखते हैं उनको ज्यादा टाइम तो नहीं है। 18 तारीख को ये तमाम प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाएगा। जब आपके जिस मैदान में हमने सभा रखा है, जब उस मैदान में उपस्थिति दर्ज होगी लोगों की, तो शायद बोल के जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब हम आपको 18 तारीख को देंगे। कहीं ना कहीं सूरज दा का साफ तौर से कहना है वो जवाब आप सभी को, चतरा के लोगों को, इटखोरी के लोगों को 18 तारीख को टाइगर की जुबानी मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि टाइगर जब आएंगे तो किस तरह उन्हें सुनने की भीड़ उमड़ती है, लोगों का एक सुख बढ़ता है, ये देखने का मन होगा। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से लेकर सूरज दा से कुछ सवाले होंगे। हम बात करेंगे सूरज दा, कुछ दिनों पहले चर्चा चल रहा था कि चंपई सोरेन हमारे जेबी केएसएस में आने वाले हैं, लेकिन बस वो क्लियर ही कर दिए कि अब वो 30 तारीख को भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो इसे किस तरह देखते हैं, किस राजनीति के रूप में इस चंपई सोरेन जी को जाते हुए देख रहे हैं, इसमें क्या कहना है? देखिए, हमारे जो चंपईदा हैं वो नो डाउट झारखंड के क्रांतिकारी नेता हैं और झारखंड के आंदोलनकारी हैं और उनका छवि बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें उनको झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन पता नहीं बीजेपी में कौन सा चुम्बक लगा हुआ है कि झारखंड के पूर्व 5 मुख्यमंत्री आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैं पांचों मुख्यमंत्री का नाम गिना देता हूँ, नहीं तो कहिएगा हवे में बात करता है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उसके बाद मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, रघुवर दास, तो ये 5 मुख्यमंत्री पूर्व के हैं जो बीजेपी में शामिल हैं। जरा सोचिए कि कौन सा चुम्बक है जो सभी को खींचता है अपनी तरफ। अब पता नहीं कौन जादू है कि कैसे लोग खींच लेता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार चाहे बीजेपी कितनो जोर लगा ले, गठबंधन कितनो जोर लगा ले, जो झारखंड की जनता है और जो हमारे तमाम सभाओं में उपस्थिति आपको दिख रही है, वो तो कहते भी इस बार नहीं बनेगा कि भीड़ है, वोट में परिवर्तन थोड़ी होता है, वो लोग कह भी नहीं सकते हैं। इसलिए
ये भीड़ ने वो प्रमाण दिया कि पहली बार हमारे अध्यक्ष महोदय ने चुनाव लड़ा और 8.5 लाख वोट लेके आया पूरे झारखंड में। और हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री ये जब अपने पीक जोन में थे तो इन्होंने 25 लाख वोट इनको जनता ने किया था। तो सोचिए ये पीक जोन में थे उस समय इनको 25 लाख मिला और ये स्टार्ट पीरियड में इनको 8.5 लाख मिला। तो इस बार हम लोग जिस भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको बीट करेंगे। कहीं न कहीं ये तो नो डाउट है कि रियल में उनकी अब प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। लेकिन एक बात जैसे चंपई सोरेन ने जाने से पहले उन्हीं पे मैं थोड़ा-सा बात कर लूँगा कि भाजपा में मैं शामिल नहीं होऊँगा, नया अपना पार्टी बनाऊँगा, लेकिन फिर से घूम फिर के भाजपा में वो शामिल हो गए। तो इसमें जेएमएम का किस तरह से घाटा है या जेबी केसर्स का कुछ फ़ायदा है? क्या इसको किस रूप में देखते हैं? जेबी केसेस तो किसी से कोई नुकसान नहीं होते दिखता है। काहे कि जेबी केसेस हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कहा है कि हम लोग गठबंधन के साथ नहीं जाने जा रहे हैं। हम लोग नई राजनीतिक करने के लिए आए हैं और नई राजनीतिक को करेंगे। हम लोग किसी के साथ में नहीं जाएँगे। हमने पहले ही क्लियर किया है। अब चंपई दा के आ जाने से बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है कोल्हान क्षेत्र में ये देखने वाली बात होगी और जेएमएम कितना कमज़ोर होती है ये देखने वाली बात होगी। जेबी केसेस से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या नुकसान, क्या फ़ायदा। हमारा जो संगठन है, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, हमारे जो वोटर हैं, वो हमारे हैं। अच्छा कुछ दिन पहले आप लोगों में थोड़ा संजय दा ने एक 5100 रुपए को लेकर के जो बात कही थी कि हमारी पार्टी में जितने भी हैं गरीब तबके के लोग हैं, वो साइकिल से चलने वाले लोग हैं, भाड़ा उनके पास नहीं उतने दूर जाके 2100 का फॉर्म भरना, पैसा भाड़ा देना, तो इसे किस रूप से देखते हैं कि जयराम दा ने एक इसके बारे में बोला भी था कुछ, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं बतौर आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, बतौर मुझे संगठन में केंद्रीय महामंत्री का पद दिया गया है, तो मुझे तमाम बातों से अवगत हूँ मैं। मैं आपको ये जानकारी दिया चाहता हूँ कि 5100 रुपए कोई फॉर्म फी नहीं था। अभी हमारे सदस्यता शुल्क जो लग रहा है, जैसे कि अभी देख रहे होंगे यहाँ प्रखंड सदस्यता शुल्क भी हम लोग ले रहे हैं, तो ये सदस्यता शुल्क था और ये क्राइटेरिया होता है जिसमें पैसा को सदस्यता के रूप में आप जैसे जेबी केसेस के सदस्य हैं, तो हम कैसे सिद्ध हो करेंगे कि हम सदस्य हैं और पार्टी को फंड कहाँ से मिलेगा? तो ये फॉर्म के लिए पैसा प्रत्याशियों से नहीं लिया गया था। ये तो सदस्यता संजय दा इसके लिए क्यों आवाज़ उठा रहे थे इसके बारे संजय दा देखिए संजय दा आवाज़ नहीं उठा रहे थे। संजय दा ये बताना चाह रहे थे कि जो फॉर्म के नाम पे जैसे जो उनको मिसगाइड किया गया, उनको जो जानकारी मिली कि 5100 रुपया लिया जा रहा है, तो उनको शायद ये पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगा कि फॉर्म भरने के लिए 5100 रुपया नहीं लिया है। कुछ लोग आए होंगे, बोल दिए होंगे कि फॉर्म भरे हैं, हमको 5100 लग गया है। तो संजय दा को ये जानकारी हो गई, इसी को वो बताना चाहे कि नहीं 5100 रुपया वो फॉर्म भरने के नाम पे नहीं लिया गया है और अगर मैं बतौर केंद्रीय महामंत्री आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर किसी भी विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी ये बात को कहते हैं कि हमसे 5100 रुपया बतौर प्रत्याशी लिया है, वो बतौर मेरे नंबर पे फ़ोन करें कि मेरा 5100 रुपया रिटर्न करें, मैं अध्यक्ष महोदय से बात करके और अध्यक्ष महोदय का भी कहना है, वो बतौर 5100 रुपया मैं उनके ही माध्यम से उनको वो रिटर्न करवा दूँगा, अगर वो फ़ॉर्म के नाम पे उनसे कोई पैसा लिया है तो। आपको एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप केंद्रीय महामंत्री हैं, एक बड़ा सवाल है, एक ही पार्टी से एक जगह से 2 लोग लड़ने चाह रहे हैं, आपके मनोज यादव और आपके राजदेश रंजन जी के क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक जगह और 2 कैंडिडेट और दोनों को ये नहीं कहा जा सकता कि वो नए हैं, दोनों बहुत पुराने जेबी केसर से जुड़े हुए हैं, दोनों बहुत पहले से जेबी केसर के साथ हैं, हर सभाओं में उपस्थित रहते हैं, तो इसे किस तरह से जयराम मातो शूट आउट करने वाले हैं? देखिए रविदा, आपको एक विधानसभा कोडरमा दिख रहा है, राज धनवार दिख रहा है, जहाँ से हमारे वरीय नेता मनोज दा भी लड़ रहे हैं और राजदेश रतन दा भी लड़ रहे हैं। तो वो आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो मीडिया में थोड़ा सा रहते हैं, इसीलिए आपको दिख रहे हैं कि 2 वरीय नेता एक जगह से फॉर्म फिल अप किए हैं। ऐसा नहीं है, आपको बताते हैं, हमारा सबसे मजबूत संगठन आज रामगढ़ है, मांडू है, हमारा सबसे मजबूत संगठन आज गिरिडीह है। जरा वहां पे आप जाके देखिए, एक-एक विधानसभा से 28-28 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा और 2800 का 2800 वरीय नेता हैं, 2800 केंद्रीय सदस्य हैं, कहीं पे 20 को केंद्रीय सदस्य हैं। तो वो आपको इसलिए ज्यादा लोग हाईलाइट कर रहा है कि मनोज दा भी मीडिया में रहते हैं, रतन दा भी मीडिया में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही 2 नेता हैं जो मीडिया में है और वो एक विधानसभा से फॉर्म क्या लगता है दोनों में किनको मिलेगा? देखिए ये उसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया भरा हुआ है, आप तो देख ही रहे हैं कि बहुत सारा क्राइटेरिया है। पहले फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद वहां से जो पर्यवेक्षक है वो जाएंगे, वहां का फीडबैक लेंगे, फिर स्क्रीनिंग कमेटी को जाएगी, फिर वो जो आपका जो एक कमेटी तय बना है उसमें जाएगी, फिर हमारे अध्यक्ष महोदय पर जाएगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, कहीं ना कोई 19-20 हो ही जाएगा और हम आशा करते हैं कि जिनको भी टिकट मिलेगा वो दूसरे का सम्मान करेंगे। चलिए बहुत बड़ी बात कही है और रियल ये बता दें आपको कि 2 शेर हैं और 2 शेर एक जगह से लड़ना चाह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जयराम मातो किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, कौन होंगे वहाँ के प्रत्याशी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत बड़ा मायदा रखते हैं और क्षेत्र में
दोनों का काम बहुत ज्यादा दिख रहा है। मनोज यादव को आप तो देखते ही होंगे, साथ में आप राजदेश रतन जी भी देख रहे होंगे, क्योंकि वो हर दिन अपना पोस्ट डाल रहे हैं कार्य करते हुए अपने वहाँ क्षेत्र में विधानसभा में। अब ये सवाल होगा आपसे सूरज दा कि विधानसभा चुनाव बस साल के अंत में होना है। हर जगह पे आपके चतरा जिला और सिमरिया में विधानसभा, चतरा और सिमरिया विधानसभा में किस तरह के कैंडिडेट इस बार उतारने जा रहे हैं, यहाँ भी चुनौती होगी। खास करके आप इस क्षेत्र से हैं, सिमरिया से हैं, तो ये दोनों जगह को किस तरह देखते हैं? रविदा, दोनों विधानसभा में हमारे 5 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा है और वही 5 में से कोई 2 निकल के सामने आएंगे। जो भी निकल के आएंगे हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। दूसरी बात है कि हमारे सिमरिया और चतरा विधानसभा में जो 12 प्रखंड हैं सदर को लेके, ये 12 प्रखंड मिला के हमको लगता है कि आज सेकेंड लास्ट प्रखंड का विस्तार हो रहा है, इटखोरी, और हम अंतिम में बसते हैं। मयूरहंड अंतिम बॉर्डर है सिमरिया चतरा का। तो कल 30 तारीख को सिमरिया विधानसभा के मयूरहंड प्रखंड का प्रखंड विस्तार होना है। ये अंतिम प्रखंड है। उस प्रखंड के विस्तार के उपरांत मेरे जितने भी प्रत्याशी हैं वो सक्रिय रूप से आपको क्षेत्र में दिखने लगेंगे। 12 प्रखंड में 12 प्रखंड अध्यक्ष हमें मिल जाएंगे कल। तो ये आपको जो भी प्रत्याशी होंगे वो आपको आगे आने वाले 2-4 दिनों में ये सक्रिय रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। संभवतः काय के 18 तारीख को सभा भी है हमारा, तो आपको क्षेत्र में देखेंगे। और ये जो आपको सिमरिया का जो रूपरेखा तय होगा, चतरा का जो रूपरेखा तय होगा, वो तो जवाब 18 तारीख को खुद जनता देगी। एक सवाल आपका लास्ट में एक सवाल रहेगा। मयूरहंड से आप हैं और मयूरहंड इटखोरी भाजपा का गढ़ माना जाता है। हर बार अगर फैसला होता है बोला जाए तो मयूरहंड और इटखोरी फैसला करता है विधानसभा चुनाव में। अगले बार ही देखा गया कि मनोज चंद्रा आगे चल रहे थे 35 तक, लेकिन इटखोरी और मयूरहंड ने डिसाइड कर दिया किशुन कुमार दास को। इसको अगर इटखोरी और मयूरहंड के जनता को लगता है कि बीजेपी के विधायक ने कुछ काम किया है, अगर मयूरहंड इटखोरी के जनता को लगता है कि बीजेपी को वोट देके हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, अगर मयूरहंड इटखोरी के जनता को लगता है कि 1000 रुपया हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी माँ को खाता में आने के बाद हम वोट दे सकते हैं, अगर इटखोरी मयूरहंड के जनता को लगता है कि हमेशा की तरह इस बार भी एक ऐसा विधायक को चुना जाए सिर्फ रोडे का विकास करे, कोई नीति नियम का बात ना करे, तो मैं बेशक कहूंगा कि इटखोरी और मयूरहंड के जनता फिर से पुनः बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जाए। अगर वो झारखंड नवनिर्माण की बात करते हैं, अगर वो अपने बच्चे की फ्यूचर की बात करते हैं, अगर एक ऐसा झारखंड देखना चाहते हैं जहां पे लूट और माफिया का राज खत्म हो, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप ये सब चीज को देखना चाहते हैं तो एक बार जेएलकेएम के साथ आए। आपको ये तमाम चीजें जो मैं बोल रहा हूँ बाकायदे आपको पहले ही बैठक में ये चीज सारी चीजें आपको संपन्न देखने को मिलेगी। अब मैं फैसला इटखोरी और मयूरहंड के जनता पे छोड़ता हूँ कि पुनः वो जो क्राइटेरिया में आप लोग आ रहे हैं उसी में रहना चाहते हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर को देख रहे हैं और अपने बच्चे का फ्यूचर को देख के कुछ फैसला बदलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सूरज जी, आज मिला है सूरज दास, उन्होंने साफ कर दिया। सबसे पहले तो बड़ी खुशखबरी दी उन्होंने कि 18 तारीख को 18 सितंबर दिन बुधवार को यहाँ जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो की एक सभा होने वाली है, जो इटखोरी में पहली बार होने वाला है। इटखोरी में वो सभा होगी और उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से ये चुनाव होगा। अभी प्रखंड विस्तार किया जा रहा है और धीरे धीरे कल मयूरहंड में वहां प्रखंड विस्तार है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रत्याशी होने वाले हैं वो आपको पूरी तरह से एक्टिव नजर आएंगे। होने वाला विधानसभा अंत में है, साल के अंत में देखना ये होगा कि जेएलकेएम जो जेबी केसेस था वो जेएलकेएम हो चुका, वो किस तरह से प्रभाव पूरे झारखंड में डाल पाते हैं। क्या टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो पाएंगे, या देखना होगा कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा जेएलकेएम को। तो कैसा लगा ये न्यूज जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मान भी न्यूज। धन्यवाद।